नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। मित्रों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है, कर ले थोड़ा जूम इसको। और शानदार प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के पिछले 4-5 वीडियो डाल चुका हूं, तो उससे आपको अंदाजा लग चुका होगा। पहला प्रश्न है मित्रों, कोटपा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? शानदार प्रश्न है। कोटपा अधिनियम कोटपा अधिनियम है क्या, पढ़ेंगे। वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2004 में कब हुआ? तो देखो, कोटपा अधिनियम क्या है, ये रहा कोटपा, पूछा जा सकता है। आपको बता दूं, मैं पिछले जो 2-3 वीडियो थे उनमें मैं 2 बार प्रश्न डाल चुका हूं कि भारत में धूम्रपान को बंद करने के लिए जो सरकार ने अधिनियम बनाया वो कब लागू हुआ? तो भाई साहब, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2008 को। आपने बता दिया, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2008 को वो लागू हुआ, अच्छी बात है। वो तो था देश में धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर निषेध करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया, वो था 2 अक्टूबर 2008 को लागू हुआ, ठीक है। लेकिन मैं पूछ लूँ, कोटपा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? कोटपा है क्या, देखो, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्शन एक्ट, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्शन उत्पादन वितरण अधिनियम, ये किस वर्ष लागू हुआ? तो मित्रों, ये लागू हुआ था वर्ष 2003 में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2003 में यह कोटपा अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। ये तो था देश में धूम्रपान निषेध सार्वजनिक स्थलों पर, और ये था मित्रों कोटपा अधिनियम जो 2003 में अपने लागू हुआ था। तीसरा विकल्प सही है, प्रश्न संख्या 1। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। शानदार प्रश्न है मित्रों, शुरुआत शानदार प्रश्न से हुई है, एंड भी करेंगे। देखते जाइए लगातार ये 30 प्रश्नों का वीडियो। काची एवं थाटम वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। काची और थाटम वस्त्र लक्षद्वीप, मिजोरम, पंजाब या उत्तराखंड। देखो मित्रों, यहाँ 2 वस्त्र पूछे जा रहे हैं, एक काची और थाटम। आपको बता दूं, ये पहने जाते हैं मित्रों लक्षद्वीप में। दोनों के दोनों महिलाएं पहनती है लक्षद्वीप में, ठीक है। महिलाओं का वस्त्र है काची, लक्षद्वीप में पहने जाने वाला। और लक्षद्वीप की महिलाएं जो सिर पर एक स्कार्फ बांधती है ना, स्कार्फ, जानते हो आप, स्कार्फ बांधती, उससे बोलते हैं थाटम, ठीक है। और दोनों महिलाओं द्वारा ये तो अपने हो गया कंप्लीट लक्षद्वीप। बात करूं मित्रों उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जैसे एक तो पहना जाता है चुंग, एक पहना जाता है चुंग, और एक होता है मित्रों फूया बेल। चुंग और फूया बेल। चुंग क्या होता है? तो भारत में उत्तराखंड की जो भोटिया जाति है ना मित्रों, भोटिया जाति है ना, भारत में जो उत्तराखंड की भोटिया जाति है, भोटिया जाति की महिलाएं एक कोट पहनती है ना, उसका नाम है चुंग। उत्तराखंड में भोटिया जाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला कोट चुंग कहलाएगा। जबकि फूया बेल इसी भोटिया जाति की महिलाएं पहनती हैं, लेकिन कमर के नीचे पहना जाने वाला कुर्ता। चुंग क्या है? भोटिया जाति की महिलाएं कोट पहनती है, वो चुंग बोलते हैं। उत्तराखंड में होती है भोटिया जाति, वहाँ पाई जाती है। तो जो महिलाएं होती है भोटिया जाति की, वो जो क्या पहनती है, कोट पहनती है, उसे चुंग बोलेंगे। और कमर के नीचे का जो कुर्ता पहनती है उसे बोलेंगे फूया बेल। ये 2 वस्त्र मुख्य रूप से याद रखना उत्तराखंड पहने जाते हैं। लक्षद्वीप का मैंने बता दिया, काची और थाटम, ठीक है। बात करूँ पंजाब की, तो आपको मुख्यतः पंजाब की याद ही है। फुलकारी, फुलकारी एक प्रकार का शाल होता, शाल या शॉल बोलते हो आप इसको, वो होता है। इसके अलावा टांबा या तहमत, टांबा बोलते हैं, तहमत भी बोलते हैं। पंजाबी धोती होती है, पुरुष पहनते हैं उसे टांबा या तहमत। और फुलकारी बता दिया मैंने, एक प्रकार की शॉल होती है पंजाब में। एक होता है सरारा या लांचा, ठीक है, सरारा या लांचा। ये सरारा और लांचा है, ठीक है, सरारा और लांचा ये पंजाब में कौन पहनती है मित्रों? महिलाएं पहनती है भाई। पंजाब में सरारा और लांचा को महिलाएं पहनती है, ये है पंजाब में। बात करूं मित्रों मिजोरम की, ठीक है। तो देखो, मिजोरम में वस्त्र पहनते हैं, उनके नाम है जैसे पुआन, पुआनचई, जापी, खुम्बेयू, है ना, ये नाम है ना। पुआन यानी कि पे से जो नाम आते हैं, जैसे पुआन है,
पुआंचई है ना। इसके अलावा खुम्बेयू है, लुखुम है, जापी है, ये वस्त्र पहने जाते हैं मिजोरम में। यहाँ फिलहाल विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ऑलमोस्ट देखो जो भी ये जितने पर्यावरण के वीडियो है ना इस चैनल के देख लेना सारे के सारे। फायदा ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट अप्लाइड क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए। वस्त्रों में चमक लानी है तो वस्त्रों की जब धुलाई करते समय अंत में साफ पानी में क्या डालें। नींबू का रस, सिरका, सरसों का तेल है, विकल्प 1 और 2। पिछला जो अंतिम इससे पिछला जो पहले का वीडियो था ईवीएस का मित्रों, उसमें मैं प्रश्न लाया था कि अगर वस्त्रों को क्या करना है, उसमें वस्त्रों में कड़ापन लाना है तो क्या करेंगे, कड़प लगाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये घुमा फिरा के पूछा कि रेशम के वस्त्रों पे कैसा कड़प लगाएंगे, कौन दिखाना। शानदार प्रश्न होते हैं ये याद नहीं रहते, इनमें कंफ्यूजन रहता है। इस बार प्रश्न आया कि धुलाई करते समय वस्त्रों के अंत में साफ पानी में क्या डालें, तो नींबू का रस भी डालना चाहिए, सिरका भी डालना चाहिए, सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। लीजिए एक और शानदार प्रश्न। खुरपका मुंह पका रोग पशुओं में किस कारण होता है। खुरपका या मुंह पका जो रोग है मित्रों वो पशुओं में किस कारण होता है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपयुक्त सभी। देखो मित्रों आपको बता दूं जो खुरपका या मुंह पका है या विषाणु या जिसे बोलते हैं वायरस, विषाणु या वायरस से होता है खुरपका मुंह पका रोग। मुख्यतः होता है गाय और बैल को। ठीक है, गाय और बैलों में पाया जाने वाला मुख्य रोग है। वायरस के कारण होता है। और वायरस का नाम क्या है, बढ़िया नाम है भाई। एक तो मोर है और मोर को खा गई बिल्ली है। ठीक है, मोर को कौन खा गई, बिल्ली खा गई। तो गाय और बैल को खुरपका मुंह पका रोग हो जाता है। मोर को जब बिल्ली खाती है तो खुरपका मुंह पका रोग हो जाता है गाय बैलों को, है ना। यानी कि मोरबिली नाम है उस वायरस का, उस विषाणु का। ठीक है, जिसके कारण खुरपका मुंह पका रोग गाय और बैल को होता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। बढ़िया ट्रिक, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5वां देखो। मछली के शरीर का कौन सा अंग उसकी सुरक्षा करता है। पंख, सल्क, गलफड़ा या मुंह। बताओ मछली के शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसकी मछली की सुरक्षा करता है। भाई पंख करते हैं, सल्क, गलफड़ा या मुंह। ज्यादातर बच्चे बताएंगे सर गलफड़ा करता है, सर पंख करता है। नहीं, दोनों ही नहीं करते भाई, मुंह भी नहीं करता। याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्क। सल्क मछली के शरीर का वह अंग है जो उसकी रक्षा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। राजस्थान के कौन से जिलों में कड़कनाथ योजना लाभान्वित हो रही है। ये प्रश्न सर इतने डीपली प्रश्न भी आएंगे कि, हालांकि नहीं आएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे बाहरी तौर पे वो नहीं, मैं भीतरी तौर पर जा रहा हूँ, पूरी व्याख्या कर रहा हूँ। बाहरी तौर पे जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे वो आएंगे। कड़कनाथ योजना, अब आपको क्या पूछेंगे, कड़कनाथ योजना किस पशु से संबंधित, इतना पूछेंगे। ठीक है, तो भाई साहब कड़कनाथ जो योजना है ना मुर्गियों से, या जिसे कह दूँ कुक्कुट पालन से। कुक्कुट भी बोलते हैं, कुक्कुट या ना कुत्ता, कुक्कुट या ना मुर्गी। तो कैसे कड़क, कैसे कुक्कुट, याद रखना। कुक्कुट या मुर्गी एक चीज। ठीक है, कुक्कुट पालन से संबंधित कड़कनाथ, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये नहीं पूछेंगे आपको ये कि किस जिलों में योजना लाभान्वित हो रही है, लेकिन देखो पूछने का पता नहीं चलता भाई साहब, कंपटीशन टफ है तो पूछ सकते हैं। तो आपको बता दूं इस जो योजना चलाई गई मुर्गी और कुक्कुट के लिए, इससे योजना लाभान्वित मतलब कहाँ पे ज़्यादा 2 जिले अपने लाभान्वित हो रहे हैं। 12 में धौलपुर नागौर अजमेर, 12 में बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो आपको बता दूं अपने राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पाई जाती है, तो ये नाम आएगा अजमेर। तो हो सकता है लोग इस विकल्प को चुने, इसीलिए ये गलत होगा। 12 और बांसवाड़ा में कड़कनाथ योजना से ज़्यादा लाभान्वित हुए। ठीक है, तो तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 6वें में। अजमेर में मुर्गियां सर्वाधिक पाई जाएगी। मुर्गियों की नस्लों की बात करूं तो असील, एक होती है ब्रह्मा, एक होती है कॉर्निश या कार्निश बोला जाता है उसको, एक होती है व्हाइट लेगहॉर्न। सारी व्याख्या करूंगा इससे संबंधित, दोबारा ना देखो तो भी काम नहीं बढ़ जाएगा ना, समझ जाए। मुर्गी कुक्कुट पालन से कड़कनाथ योजना है। अपने राजस्थान में 12 और बांसवाड़ा को ज़्यादा फायदा मिला है। असील, ब्रह्मा, कॉर्निश, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी की नस्लें हैं। मुर्गी अपने सर्वाधिक अजमेर में पाई जाएगी। ठीक है, एक दड़बे में एक मुर्गी के अगर बाड़ा चाहिए तो बाड़े की जगह कितनी रखोगे, 2.25 वर्ग मीटर। ठीक है, 2.25 वर्ग मीटर जगह रखोगे। ठीक है,
लंबाई और चौड़ाई पूछ ली अगर मुर्गी पालन के लिए, एक मुर्गी के लिए लंबाई और चौड़ाई पूछ ली तो कितनी बताओगे, 12/6 बताओगे वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 12 × 6 वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में 2.25 वर्ग मीटर जगह चाहिए एक मुर्गी के लिए दड़बा बनाने के लिए। अगर पूछे कि दड़बे में किस प्रकार के जो आपके वो कहते हैं ना उसको, किस प्रकार की बाड़ होनी चाहिए, तार की, लकड़ी की, किसकी होनी चाहिए, तो तार की होनी चाहिए। ठीक है, असील, ब्रह्मा, कोर्निस, ये सारी की सारी नस्लें है ना, ये मांस से हेतु पाली जाती है। जबकि व्हाइट लेगहॉर्न जो है ना मित्रों, ये सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है, ये भी याद रखना। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। शानदार व्याख्या है, आपको भी पता है। ठीक है, यही आपका बेनिफिट रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य में आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी या भैरव सिंह शेखावत, किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो आई स्टार्ट योजना अपने राजस्थान में वसुंधरा राजे ने की थी। शुरुआत कहाँ से की थी भाई, जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर से वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत की थी आई स्टार्ट योजना की। होता क्या है कि जो भी बेरोजगार युवक बैठा है, ठीक है, बेरोजगार जो भी बंदा है वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो उसमें सरकार उसकी मदद करेगी, ये चीज कह रखी है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8। सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न है। भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है, कथन किसने कहा। कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जो अपने हैं वहां से प्रश्न है। भारत का मोक्ष है वो उसके कुटीर उद्योगों में निहित है, यह कथन किसने कहा। मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने कहा था भाई, विवेकानंद जी ने नहीं कहा था। दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा भारत का मोक्ष है उसके कुटीर उद्योगों में बसता है। ठीक है, मोरारजी देसाई ने एक कथन कहा था, बाकी विवेकानंद और टैगोर ने इससे रिलेटेड कोई कथन नहीं कहा था। मोरारजी देसाई ने कहा कि भारत के कुटीर उद्योग है ना, इनसे ऐसा कुटीर उद्योगों से ऐसा धंधा, ये ऐसा धंधे या ऐसे उद्योग है जिनसे ऐसा फायदा होता है अपने को कि मतलब जो भारत के जो भी लोग बैठे हुए ना, जिनकी आय निश्चित नहीं है, उनको मतलब या तो अंशकालिक काम मिल जाता है या फिर पूर्णकालिक लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, मतलब वो बेरोजगार नहीं रहते हैं। ये मोरारजी देसाई ने कहा था, ये भी याद रखना। दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसने प्रशिक्षण केंद्र लगा रखे, तो ये कहाँ पे संचालित हो रहे हैं। इन्होंने भाई 3 जगह लगाए हैं, याद रखना। पुष्कर अजमेर में भी है, सांगानेर जयपुर में भी है और माउंट आबू सिरोही में भी है। यानी कि तीनों जगह इनके प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 शानदार प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण आयोग टॉपिक है, वहां से राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो आयोग है, फिर राज्य उपभोक्ता संरक्षण और जिला है ना, यानी कि ये जो आपकी त्रिव्यवस्था कह रखी है अर्ध न्यायिक है ना, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का पिछले जो पर्यावरण का वीडियो था उसमें अच्छी तरह से मैंने व्याख्या की है, कौन उसका कितने सदस्य होता है, कौन अध्यक्ष होता है, कौन मतलब शपथ दिलाता है, कौन क्या होता है, सारी चीजें बता दी। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होगा। उपभोक्ता मामलों का विशेषज्ञ नहीं होगा। अब राष्ट्रीय पर है तो राष्ट्रीय में या तो सर्वोच्च न्यायालय आएगा या ये सर्वोच्च न्यायालय ना उच्च न्यायालय, ये तो उल्टा हो जाएगा इसका। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है ना, उसका है चीज उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये राज्य में होगा। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग, एक राज्य में एक से ज्यादा उपभोक्ता आयोग नहीं होंगे। ठीक है, तो चौथा, तीसरा नहीं, चौथा और दूसरा विकल्प तो हटा। अब या तो तीसरा होगा या पहला होगा, क्योंकि इन दो में सर्वोच्च न्यायालय का जो राष्ट्र में होता है, तो इसका वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या मुख्य न्यायाधीश होगा। तो मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने केंद्र स्तर पर होगा। राज्य में उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। प्रश्न संख्या जो 10 है मित्रों, वहां विकल्प नंबर आपके 1 सही उत्तर है। आगे देखते हैं मित्रों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, बकरी के बालों से जटपटियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है। गंगापुर, भीलवाड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, जसोल, बाड़मेर या लेटा जालोर। तो देखो मित्रों, बकरी के बालों से, बकरी के जो बाल होते हैं उनको फिर उतार कर जटपटियाँ होती है वो बनाई जाती है ना, जटपटियों की बुनाई का काम कहाँ पे होता है मित्रों, तो ये होता है सर्वाधिक आपके जसोल, बाड़मेर में। बाड़मेर में एक जसोल नामक स्थान है, वहाँ पर रानी भटियाणी माता का मंदिर भी स्थित है।
जो कि आस्था का बहुत बड़ा मंदिर है, चमत्कारी देवी है एक प्रकार की। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। ये आपके जो सहकारिता टॉपिक है वहाँ से प्रश्न है। तो देखो राजस्थान में अपने प्रत्येक जिले में फिर सहकारी बैंक है ना, तो उस जिले का बैंक जो रहेगा उसका क्या नाम है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को देखकर घूम जाते हैं ना। यानी कि भाई प्रत्येक जिले का जो सहकारी बैंक होगा उसे क्या कहेंगे भाई, क्षेत्रीय स्थान पे होगा तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाएगा, राज्य सहकारी या प्राथमिक सहकारी क्या कहेंगे। तो आप सोचोगे कि जैसे कि प्रत्येक जिले में पूछा तो वैसे क्या कहे, प्राथमिक सहकारी बैंक कहे या फिर क्षेत्रीय कहे, है ना। तो आपका ध्यान जाएगा इन पे, इस पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा कि भाई ये केंद्रीय में होगा ना। अब राजस्थान में हो, राज्य में, तो ये कर सकते हो ना, मतलब बहुत कन्फ्यूजन। आप इसे ये भी कर सकते हो, प्राथमिक सहकारी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जिले का सहकारी बैंक तो सोचते होंगे जिला सहकारी बैंक कहेगा, जो विकल्प में नहीं है ना। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सहकारी बैंक कहेंगे उसको। यानी कि किसी भी जिले में कोई प्रकार का सहकारी बैंक हो उसका एक ही नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर मित्रों। प्रश्न संख्या 13वां है, खेतों, घरों, गड्ढों और दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना है। देखो खेतों में, घरों में, गड्ढ, दुर्ग, है ना, इनमें अगर वर्षा जल को एकत्रित करना है तो निर्मित की जाने वाली जल संरचना कौन सी है, खड़ीन, पोखर, नाड़ी या टांका। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके टांका। ठीक है, बाकी जो खड़ीन, पोखर, नाड़ी ये भी जल इकट्ठा करने के लिए क्या होती है, ये भी जल संरचनाएं होती है, लेकिन इसका सही उत्तर टांका हो जाएगा। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें की ओर। मनरेगा में, यानी जिसका पहले नाम नरेगा था उसको मनरेगा कर दिया। मनरेगा में नवाचार को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2 फरवरी 2015 को राजस्थान के किस जिले को दिया गया। अच्छा प्रश्न है। यानी कि उस जिले की एक टीम ने अच्छा कार्य किया इसमें, तो उसको 2 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया ना। तो 2 फरवरी को, हालांकि याद रखना 2 फरवरी के दिन मनरेगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनरेगा दिवस 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है मित्रों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हनुमानगढ़, जयपुर, गंगानगर या करौली। इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया मनरेगा में नवाचार को लेकर। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 14 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या पंचायती राज संस्थाएं। अच्छा प्रश्न है मित्रों, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला पूछ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको ही लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर, जो नए टॉपिक है वहां से भी है, जो पूर्णतः सिलेबस पे है। 30 प्रश्न मित्रों। मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये आपके न्यू टॉपिक जुड़ा है। तो देखो इससे भी प्रश्न आ सकता है, चांस है। हालांकि देखो काफी टॉपिक जुड़े सभी से, तो आने से रहा प्रश्न है ना। मोर ध्वज और निहाल चंद, इसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। ऐसा प्रश्न है ना, जोधपुर शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली या किशनगढ़ शैली। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली। उसका जैसे मोर ध्वज हुआ, निहाल चंद हुआ, एक सूर ध्वज हुआ, एक इसके अलावा भंवरलाल हुआ, है ना, ये इसके बेहतरीन चित्रकारी करने वाले चित्रकार थे मित्रों। तो किशनगढ़ शैली आ जाएगा यहाँ पे। विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 16 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मेदिनीपुर था। प्रश्न कहाँ से है भाई ये सर, ये आपके जो जिला दर्शन टॉपिक है ना वहां से है ना, सारे जिलों का जो विवरण दे रखा है वहां से। कौन सा क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम मेदिनीपुर था, नागौर का, मेड़ता का, सोजत का या बड़वा का। बड़वा ये कहाँ पे है, ये कोटा में है बड़वा। सोजत पाली में है जहाँ की मेहंदी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नागौर का प्राचीन नाम क्या था, अही छत्रपुर था। जबकि मेदिनीपुर किसका प्राचीन नाम था मित्रों, मेड़ता का प्राचीन नाम मेदिनीपुर था, जहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता सिटी में, जो नागौर जिले में है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। और देखिए आपको पता है कि साइंस के भी बिल्कुल आपके हैं 5 से 6 टॉपिक है ना,
तो उनमें से भी प्रश्न मैं हर वीडियो ईवीएस का है उसमें लेता हूँ। मेडुला कहलाता है, और ये प्रश्न बहुत ही अंत समय में आपके फायदा करने वाले। मेडुला कहलाता है वृक्क का बाहरी भाग, वृक्क का आंतरिक भाग, वृक्क में स्थित सूक्ष्म नलिकाएं, मूत्रवाहिनी का चौड़ा भाग। वृक्क यानी कि जो किडनी है उसके बाहरी भाग को तो बोलते हैं मित्रों कोर्टेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स बोलेंगे। वृक्क का बाहरी भाग को याद रखना। वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है ना मित्रों, वो होता है आपके मेडुला। ठीक है, उसे मेडुला कहेंगे। और वृक्क में स्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है, लगभग 1 लाख से अधिक ये नलिकाएं होती है, जिनको बोला जाता है मित्रों नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। नलिकाओं को 1 लाख से अधिक होती है। और नेफ्रॉन है ना, वृक्क की किस प्रकार की इकाई है? कार्यात्मक इकाई होगी, याद रखना। जबकि मूत्रवाहिनी का जो चौड़ा भाग है मित्रों, उसे बोलते हैं पेल्यूस। पेल्यूस या पेल्यूस बोला जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे मित्रों। ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। देखो, जब आप रोग, आपके टॉपिक है ना सामान्य रोग मनुष्यों में, तो वो पढ़ोगे तो उसमें जो रोग आते हैं जैसे खनिज अल्पता, खनिज की कमी से, पोषण कमी से, वो ना, तो उसमें ऑस्टियोमेलेसिया रोग आएगा। ठीक है, जो आपके होगा मित्रों खनिज अल्पता रोग। खनिज की अल्पता यानी कमी से, खनिज की कमी से वो रोग होगा मित्रों खनिज अल्पता रोग की श्रेणी में आएगा ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया तो इंग्लिश वर्ड है मित्रों, हिंदी में इससे कह सकते हैं अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता, अस्थि यानी हड्डियों का, मृदु यानी कमजोर होना। हड्डियां कमजोर हो जाती है तो किन में? वयस्कों में, बच्चों में, युवकों, स्त्रियों में। तो मित्रों ये पाया जाता है आपके वयस्कों में, ये रोग होता है ऑस्टियोमेलेसिया, यानी कि हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़े में दर्द होना, है ना, वयस्कों में ही होती है। और ये किस खनिज की कमी से होती है? याद रखना, ये होती है मित्रों कैल्शियम की कमी से। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। मेमेलिया वर्ग में शामिल जंतु है मित्रों, ये आपके जो कोर्डेटा या कशेरुकी जो होते हैं ना वर्ग, कोर्डेटा या कशेरुकी, जिनमें आपके जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और दूसरा नॉन कोर्डेटा होता है, एक कशेरुकी बोलते हैं, उसमें वर्ग दे रखे हैं बहुत सारे, है ना, जैसे कि एम्फीबिया है, पिसीज वर्ग है, इसके अलावा रेप्टिलिया, एबीज, मेमेलिया, ये वर्ग आ रहे हैं। तो मेमेलिया वर्ग में शामिल जंतु किस प्रकार के जंतु होते हैं, ये पूछा है मित्रों। तो आपको मैं बता दूं, मेमेलिया वर्ग में क्या आएगा? पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप या उपयुक्त सभी। तो देखो, उपयुक्त सभी तो नहीं आएगा मित्रों। ठीक है, अब 3 विकल्प बचे आपके। पक्षी, तो पक्षी वर्ग का मैंने पिछली बार बता दिया था पिछले वीडियो में, उनको बोला जाता है एवीज या एबीज वर्ग। एवीज या एबीज वर्ग बोला जाता है। वो तो होते हैं पक्षी, है ना, जिनमें अग्रपाद का रूपांतरण होता है, इनमें चोंच होती है, दांत नहीं होते, चार कोसी इनका हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। कबूतर, मुर्गा, चिड़िया जो पक्षी होते हैं वो एबीज वर्ग में, उनका एबीज वर्ग बोला जाता है। ठीक है, जबकि बात करूं मित्रों में स्तनधारी की, तो मेमेलिया वर्ग स्तनधारी को ही कहते हैं। यानी मेमेलिया वर्ग में जो मादा होते हैं ना, मादा ही होती है स्तनधारी, है ना, नर थोड़ी ना होते। तो मेमेलिया वर्ग में सभी जंतु स्तनधारी होते हैं मित्रों। इनकी त्वचा पर बाल होंगे और श्वसन है इनका फेफड़ों की सहायता से होगा। और इनके भी याद रखना 4 कोसी इनका भी हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद होंगे और 2 क्या होंगे? निलय होंगे। ठीक है, 2 आलिंद 2 निलय 4, ये भी एबीज में होती है, ये भी इसमें स्तनधारी में होती है, मादा होती है। तो जाहिर सी बात है जब मादा होगी। और देखो, स्तनधारी में आपको पता है मनुष्य भी आता है, तो बिल्कुल त्वचा पे बाल होंगे, मनुष्य के त्वचा पे बाल है ना। इसके अलावा आप देखो, उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे चमगादड़ है, ठीक है, मादा में, और गाय है, इसके अलावा मानव है, भैंस है ना, ये चीज़ें इसमें आएगी, याद रखना। भैंस है, ठीक है, ये स्तनधारी है भाई। ठीक है, और यानी कि इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, क्योंकि स्तनधारी होते हैं, इनको बोला जाता है मेमेलिया वर्ग। जबकि बात करूँ मित्रों सरीसृप की, इसमें सरीसृप आएंगे, जैसे जैसे छिपकली है ना, बिच्छू है, सर्प है, मगरमच्छ है, ये सरीसृप में आते हैं, जिसको बोलते हैं आपके रेप्टिलिया वर्ग बोलते हैं मित्रों। इसको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया वर्ग सरीसृप को। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21, किस लोक देवता की मूर्ति न होकर गांव के बाहर को काठ का तोरण पूजा जाता है? लोक देवता, जो आपके नया टॉपिक जुड़ा है मित्रों, लोक देवता, वहां से प्रश्न आया है। किस लोक देवता की मूर्ति नहीं होकर गांव के बाहर है ना लकड़ी का तोरण, काठ का तोरण पूजा जाता है? अच्छा प्रश्न है। हड़बूजी की भी मूर्ति नहीं पूजी जाती, इनकी पूजा जाती है बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी होते हैं उसमें।
ये इनकी पूजा थी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती, ठीक है। तो इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। मल्लीनाथ जी नहीं होंगे, ये तो रावण मालदेव जिनके 2 पत्नी हुई थी। एक हुई थी रानी सती रूपा दे, जिनके भजन आपने सुने होंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी भक्ति करी उन्होंने बाबा रामदेव जी की। फिर उनके अनुसरण पर चल के मल्लिनाथ जी भी ने भी करी और रावल मालदेव के नाम से पूजे गए। और मामा देव जी की बात और देवनारायण जी की बात करूं तो मित्रों, देवनारायण जी भी आपके मूर्ति ने अगर गांव के बाहर काट के तो ये नहीं होता, देवनारायण जी के तो ईंटों की मूर्ति होती है मित्रों, ठीक है। तो ये भी नहीं होंगे, जबकि मामा देव जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मामा देव जी की मूर्ति ने होकर गांव के बाहर काट का तोरण होता है। और मामा देव जी को एक उपाधि दी गई है, वो याद रखना, वर्षा का देवता। बरसात का देवता किसे कहा जाता है? मामा देव जी को बरसात का देवता कहा जाता है। मित्रों, तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 21 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 से शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, ये कब अपनाया गया मित्रों? 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957, 15 अगस्त 1945 या 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति दी गई। दूसरा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 22। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी ही प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि पानी उष्मा का सुचालक है, पानी का प्रसार समरूपी होता है, पानी प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या पानी की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेक करने की जो रबड़ की बोतल होती है उनमें पानी ही प्रयुक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा आपके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ये प्रश्न तो भाई आपके जो नया टॉपिक है वहाँ सही है। कांगसुंग की तरफ से याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव, लखपा शेरपा, बछेंद्री पाल या जुंको ताबे। इसका सही उत्तर होगा संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी मित्रों, ठीक है। कितनी बार? 2 बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे। और कांगसू की तरफ से चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 24 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। राजस्थान के किस जिले में सिलिसेड झील स्थित है? सिलिसेड झील ये खारे पानी की नहीं है मित्रों, ये मीठे पानी की झील है। ये भी आपके नया टॉपिक है, राजस्थान के जिले वहाँ से जुड़ा है। मीठे पानी की झील सिलिसेड है। ये जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, तो ये है मित्रों अलवर में। दूसरा विकल्प आपके सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा प्रश्न है। ठोस अवस्था है, उससे फिर जो गैसीय अवस्था में भौतिक या रासायनिक जो बदलने की प्रक्रिया होती है उससे क्या कहेंगे? संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या गलन। तो मित्रों उसे हम क्या कह देंगे? ऊर्ध्वपातन कह देंगे, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 27। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? अच्छा प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे शरीर में, तो फिर कोशिका कौन सा कार्य करना वापस बंद कर देगी ना? कौन सा कार्य प्रभावित होगा? जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिकाओं में भी काम बंद होगा। कौन सा? क्या काम है इनका? भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का उपकरण या भोजन का ऑक्सीकरण। सही उत्तर रहेगा इनका भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। पटसन एक प्रकार का रेशा है। पटसन किस प्रकार का रेशा है बताओ? रेशेदार, जांतव, कृत्रिम या विकल्प 1 व 2 दोनों। अब ज़्यादातर बच्चे उलझन में हो गए भाई, 1 होगा 2 होगा या फिर 1 व 2 दोनों होंगे। तो मित्रों 1 व 2 दोनों नहीं होंगे यहाँ पे आपके। कृत्रिम भी नहीं होगा, जांतव भी नहीं है। पटसन होता है मित्रों केवल रेशेदार रेशा होता है, ठीक है। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 28। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 29 पर। कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। बढ़िया प्रश्न है, पहले के एग्जाम में आप भी रखा ये प्रश्न। कुनेन नामक जो दवाई है मित्रों वो प्राप्त होती है तो किस पौधे से? नीलगिरी के पौधे से, जलीय पौधे से, सिनकोना के पौधे से, एक्कोनाइट के पौधे से। तो कुनेन नामक जो दवाई है ये मित्रों सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। और ये किस रोग के उपचार में काम आती है? याद रखना, ये आती है मित्रों मलेरिया में, ठीक है। तीसरा विकल्प सही रहेगा 29वें प्रश्न में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है।
बढ़िया प्रश्न है ये भी, और ये भी पूर्व एग्जाम में पूछा गया है। एक बार ये एफ में, एक बार ये सी में आ रखा है मित्रों। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। तो ऊर्जा का प्रवाह याद रखना, खाद्य श्रृंखला में हमेशा एक दिशीय होता है। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो दोस्तों ये थे आज के ईवीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, और हम जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसा हमें थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। मेहनत जो आपके सामने है, देखिए कितने अच्छे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। और ईवीएस के ऐसे प्रश्न इस टाइम आप यूट्यूब में ढूंढ लो, बहुत आपको मतलब कम चांस है, नगण्य के बराबर ना नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न। कमेंट भी कीजिए कि 30 में से आपका कितना स्कोर रहा, कितने प्रश्न सही रहे, और कहीं पे अगर समस्या है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, सुनवाई करेंगे। तो लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।